तो अब तक क्या कहते हैं क्या कहते हैं मात्रा के ऊपर बात हुई थी कि मात्रा के लक्षण क्या है, सही अमाउंट में आहार राशि को मात्रा का कि सही मात्रा के लक्षण क्या है, मतलब मात्रा पर आहार करने के लक्षण क्या है। फिर अमात्रा हम्म। की क्या कौन कौन से लक्षण है, और अमात्रा हम्म। कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की होती है, एक तो हीन मात्रा, एक अधिक मात्रा। हीन अधिक, मात्रा, हाँ। हाँ, हीन मात्रा सिर्फ वात प्रकोपक होती है और बाकी दोषों को हम्म। कम करती है। जो अधिक मात्रा होती है वो सभी दोषों को प्रकोप करती है और आम की हम्म। उत्पत्ति करती है। वो आम अजीर्ण उत्पन्न करता है, अजीर्णता से वो क्या कहते हैं तुम्हारा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट करेगा, और जहां जहां वो आम हम्म। जाएगा वैसे वैसे रोग करेगा, और जिस जिस दोष के साथ मिलेगा उस दोष के साथ मतलब उसके जैसे रोग करेगा। तो आज के टाइम में जब खाने पीने की एक तरीके से किसी को कमी नहीं है, तो मेनली आम ही बन रहा है। तो ऐसी हम्म। कंडीशन में आम का क्या कहता है रोल बहुत है। तो कोई व्यक्ति आए तो उससे आम और साम और निराम लक्षण को जानने का कैपेबिलिटी रखना चाहिए। प्लस उससे पूछो कि उसकी दिनचर्या क्या है। जैसे कि आयुर्वेदिक वे ये है कि आपको निदान किसी भी चीज का ढंग से पता होना चाहिए। अगर आपके पास हम्म। सिर्फ कोई लक्षण लेके आ रहा है और आप उसके आम और निराम में भेद नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे उसकी हिस्ट्री लीजिए। हिस्ट्री में यही नहीं कि मतलब क्या कब से पेन है ये वो, उससे ये पूछिए आप दिन भर अपना दिन कैसे बिताते हैं। तो उससे उसके दिन की दिनचर्या के बारे में पूछिए। और दिनचर्या में हम्म। एक तरीका ये है कि आप जो जो खाता है, जैसे जैसे गुण है, वो सब एक जगह लिखा जाता है। किसी क्लास में मैं थोड़ा और स्टडी करके बताऊंगा उसको कि ऐसे ऐसे हम्म। मतलब किसी से उसकी दिनचर्या से हिस्ट्री ली जाती है। ऐसा करने से आपको उसके निदान का और उपशय का ढंग से पता चल सकता है। फिर ये समझ में आएगा कि ये अजीर्ण का लक्षण हो रहा है या फिर कहता है एकदम नॉर्मल वातज रोग है, पित्तज रोग है, ऐसे ऐसे टाइप से। ठीक है। तो हम्म। ये अब तक का सीन था। अब अति मात्रा में क्या कहते हैं दो तरह के कहानियां। अति मात्रा से आम जो प्रदोष होता है उससे दो तरह के मतलब पैथोलॉजीज होती है मेनली। एक होती है विसूचिका और एक होती अल्सक। ठीक है। हम्म। तत्र विविधम आम प्रदोषम आचक्षते भिषज विसूचिकाम अलसकम च। ठीक है। तत्र हम्म। विसूचिकाम ऊर्ध्वम च अधश्च प्रवृत्ताम प्रवृत्त आम दोषाम यथोक्त रूपाम विद्यात। अब इसमें जो विसूचिका है उसमें ऊर्ध्व अध में से आम दोनों दोष की रहते हैं। हाँ, दोनों से हम्म। आम दोष की प्रवृत्ति होती है। मतलब जो दोष है वो प्रवृत्तमान रहता है इसके अंदर। इसके अंदर उसका मतलब एक जगह बैठता नहीं है, इसमें वो निकलता है। ठीक है। उसमें सरत्व या मतलब जिसी दोष के साथ मतलब वात और पित्त दोनों ही काम करके मतलब वो अपने मोबाइल रूप में रहते हैं। तो क्या कहते हैं वो नीचे भी अधोगति करता है, ऊपर भी अधोगति करता है। ठीक है। हम्म। ठीक है। अलसकम उपदिश तो अलसक विसूचिका बता दिया, अब अलसक क्या होता है वो बताते हैं। अच्छा हाँ, मैं क्या कहते हैं हम्म। इसके लक्षण बता दूं। अलसक में क्या होता है, एक तो ये बता ही दिया है कि ऊपर से और नीचे दोनों से मतलब वो प्रवृत्त होगा। ठीक है। और अलसक हम्म। विसूचिका में ना क्या कहते हैं लक्षण जो होंगे वो बिल्ली जो ऊपर बताए गए हैं सारे लक्षण जो आम दोष के हैं वो सब लक्षण आ सकते हैं। हम्म। ठीक है। और क्या है इसकी स्पेसिफिक लक्षण क्या है। सूची भी रेव गात्राणी तुदन संतिष्ठते अनिल। सूची भी रेव गात्राणी मतलब जो गात्र है मतलब शरीर के गात्र है, शरीर के अवयव है, उसको सूची के समान भेदता वो कहता पेन होता है। तो तुदन पेन होता है। सुई के समान, हाँ। हाँ, इसके कारण अनिल जो वहां पे बैठा मतलब अनिल जो रुका हुआ है मतलब हम्म। वहां पे अनिल के मतलब जो प्रकोप के कारण यानी कि वायु के प्रकोप के कारण यत्र अजीर्णेन सा वैद्य विसूचिते निगद्यते। ये किसके कारण डिजीज हो रही है, अजीर्ण के कारण। तो इसको वैद्य समाज क्या समझे, इसे विसूचिका समझे। ठीक है। मूर्छा अतिसारो वमुथो विपिपासा। मूर्छा इसमें हो सकती है, अतिसार तो होगा ही क्योंकि नीचे से आम दोष प्रवृत्त कर रहा है। वमुथु मतलब मिचली आना या उल्टी आना। ठीक है। विपासा पासा मतलब बहुत प्यास लगना, क्योंकि पित्त दोष भी बढ़ रहा है। पित्त आम दोष जब पित्त दोष के साथ बढ़ेगा तो क्या कहते हैं वो पिपासा करेगा। शूलो
शूलवात के कारण भ्रम, उद्वेष्टन, जिम्बदाह, ठीक है। वैवर्ण्य कंप हृदय रुजस्य भवन्ति तस्य शिरश्च भेद। मतलब देखो कितना व्यापक है ये। आपको सर दर्द हो सकता है, हृदय में रुझान हो सकती है, शरीर में डिस्कलरेशन आ सकता है। वात के कारण आपको जब एसोसिएट होगा तो आपको स्टेम क्या कहते हैं उसे, हाथ कांपने ना, ये कब ये हो सकता है। और क्या कहते हैं, जिह्वा हो सकती है, दाह हो सकता है, उद्वेष्टन, भ्रम वम, सब सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ये इसके विसूचिका के लक्षण हैं। अब आते हैं अल्सक पे। अल्सक में अल्सकम उपदेश्याम दुर्बलस्य अल्प अग्ने बहुश्लेष्मणो। दुर्बल व्यक्ति हो, जैसे कि मेरी जैसी पर्सनैलिटी है, मतलब कोई पतला दुबला टाइप का आदमी जिसके अंदर बल कम हो, ठीक है, जिसका जिसकी अग्नि कम हो। अग्नि कम हो, शारीरिक बल भी कम लगे, ठीक है, उसकी अग्नि का बल भी कम हो। देखो, दुर्बलस अल्प अग्नि, अल्प अग्नि मतलब कम अग्नि वाला, ठीक है। बहुश्लेष्मणो, अल्प अग्नि कम है लेकिन श्लेष्मा जो है वो मतलब बढ़ा हुआ है, मतलब प्रकोपित अवस्था में उसके अंदर श्लेष्मा ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति में क्या होगा, वात मूत्र और जो उसने वात मूत्र पुरीश वेग विधारिण, ठीक है, जिसने वात मूत्र पुरीश के जो मतलब तुम्हारे वेग हैं जितने भी, वो विधार मतलब उसको रोकने की आदत है उसकी, मतलब वो अपान वायु की विकृति करवाता, उदावर्त करवाता है, कि मतलब निदान सेवन करता है, वेगों को रोकता है, ठीक है। स्थिर, गुरु, बहु, रुक्ष, शीत, शुष्क, अन्न सेविन, ये बताए, ये जो सारे अन्न है ये आहार के मतलब वो अग्नि को मंद करने वाले हैं। देखो समझ में आ ही रहा है। स्थिर, गुरु और बहुरुक्ष, बहुशीत, बहुशुष्क, अन्न सेविना, ये ऐसे समझो, ठीक है। सेविना तद अन्नपान अनिल प्रपीड़ित श्लेष्मणा च। तो इस प्रकार का जो अन्नपान है वो अनिल यानी कि वायु को प्रपीड़ित करते और श्लेष्मा को भी प्रपीड़ित करता है। इसीलिए आया अनिल प्रपीड़ितम श्लेष्मणा च विबद्ध मार्गम इति मात्रम प्रलीन मल्ल स्वान बहिर्मुखी भवती। तो वो क्या करेगा कि जो उसका जो श्लेष्मा और वात के कारण क्या था, पीड़ित होने के कारण क्या करेगा, जो उसका मार्ग होगा वो विबद्ध हो जाएगा, बंद मतलब रुक जाएगा, ठीक है। जो उसके और मल के स्वरूप वो शरीर में पड़ा रहेगा, ठीक है। और भाई वो किसी भी मुखों से वो कहीं निकलेगा नहीं, ठीक है। और मतलब आगे अब इससे और बताएंगे। अब एक चीज समझो, मैंने बताया भी था पीछे कि जब पित्त के कारण जो कहता शरीर के अंदर श्लेष्मा, जीआईटी में श्लेष्मा और वात दोनों ही दोष रोकने का काम करते हैं, याद है। पित्त बहने का काम हाँ, करवाता पित्त है, जो निकालने का हाँ। शरत गुण होता है उसके तो अंदर। इसीलिए कोई पूछे कि अल्सक में कौन से दोष बहुल में रहते हैं, तो कौन से दोष है वात और निदान कफ। हाँ, वात और कफ। ठीक है, बहिर्मुख होती। ततश्छर्दी अतिसार वर्ज्याम। इसके बाद छर्दी और अतिसार के अलावा वर्ज्याम आम प्रदोष लिंगाने अभिदर्श दर्श अतीव मात्राणी। तो छर्दी और अतिसार के अलावा जितने भी आम प्रदोष के क्या कहते हैं लिंग यानी कि जो रूप है वो सब के सब, जैसे कि यहाँ कहाँ है, ये जितने भी सारे के सारे है ना, ये जितने भी क्या कहते हैं तुम्हारे जितने भी लक्षण है, इसके अंदर छर्दी कहाँ गए, छर्दी, छर्दी और अतिसार, इन दो को हटा दो, बाकी जितने कहानी है वो सब हो सब वही सकती है। है, सब हो सकती है, ठीक है। ठीक। मतलब कि इसमें सर्दी अतिसार नहीं है, मतलब कि रुका नहीं, सारे दोस्त अंदर पैक है, किसी हाँ, रास्ते से निकल नहीं रहे। वो किसी रास्ते निकल नहीं रहे हैं और उसके कारण पैथोलॉजीज क्रिएट कर रहे हैं। अब ऐसा जनरली कैसी कैसी केसेस में होता है, जैसे इसके अंदर निदान तो तुम समझ सकते हो कि कौन सा होगा, वात और कफज, ठीक है। अक्सर लोगों का क्या होता है, रात को कोई खाना खूब हैवी अमाउंट में खाना खा लेता है और सोता नहीं, जैसे कि मेरा भी कई टाइम होता है सोता नहीं है, तो उसके नींद अंदर भी पूरी नहीं आता होती है, है। ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, जरूरी नहीं है कि मतलब आपको पूरे जो लक्षण है आपका एकदम लक्षण पूरा दिखे, कोई भी लक्षण अपने आप में एग्जैक्ट कंप्लीटली दिखे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आ सकता है कि थोड़ा उसको क्या कहता है टॉयलेट आए, जरूरी नहीं कि एकदम ही उसका एकदम बंद हो जाए रास्ता। तो लेकिन जो आम है वो वहां अंदर रुक रहा है, वो जीआईटी में रुक रहा है, वो उस आम के कारण शरीर में क्या कहते हैं कटी ग्रह, ये सब ग्रह हो सकते हैं। अब ये बात यहाँ जानने की है
कि अगर ऐसा पेशेंट आए तो ये ध्यान दो कि उसका खाना पच रहा है कि नहीं। इसीलिए चेक करते हैं कि जब टॉयलेट कर रहा है तो उस व्यक्ति का जो टॉयलेट है वो पानी में तैर रहा है कि गिर जा रहा है। अगर गिर जा रहा है तो उसके चांसेस हैं कि वो आम है उसके बॉडी में, ठीक है। और उसकी जीभ चेक कर लो कि मतलब उसकी जीभ अगर उपलेपित है तो मतलब उसके बॉडी में आम है। तो ऐसे व्यक्ति में पहले आम की चिकित्सा करो, इस प्रकार के जो रोगी हैं, ठीक है। अति मात्रम प्रदुष्टांश दोषा, तो ऐसे में जो इसमें जो दोष होते हैं ना वो प्रदुष्ट भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो कहीं निकल ही नहीं रहा है। अग्नि को उसने मंद कर दिया है ना, वो निकल रहा, निकल जाता तो उस जगह से वो हट जाता तो मतलब अग्नि कुछ टाइम बाद अपना काम कर लेती। अब जैसे कि मान लो मैं कोई बंदा एक कमरे में गया हुआ है, वहां पे कुत्ता बैठा हुआ है। अब उस कुत्ता बैठा हुआ तो उसके चलते उसको डर लग रहा है तो वो काम भी नहीं करेगा। लेकिन अब विसूचिका में क्या था कि वो कुत्ता कुछ टाइम बाद निकल जाता है, तो धीरे धीरे उसमें क्या रिकवरी होती है, वो थोड़ी फास्ट होती है, वो मतलब वहां इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ वो बैठा हुआ है तो अब क्या है, वो व्यक्ति खौफ में रहेगा तो उसके कारण उसके अंदर दोष ज्यादा होंगे। तो यही कंसेप्ट यहाँ भी है कि इसके अंदर जो आम प्रदोष है, आम दोष है, वो ज्यादा प्रदुष्ट होते हैं, अति मात्र प्रदुष्टाश्च, ठीक है। यहाँ भी देखो अति मात्राणी लिखा हुआ है। प्रदुष्टाम अबद्ध मार्गस्त्य गच्छन्त। अब क्या है, इसमें भी जब और ज्यादा दुष्ट हो जाएंगे दोष, तो उस प्रदुष्ट दोष क्या करेंगे, वो कहते मार्गों को, मतलब जब उसके मार्ग जैसे ऊपर और अधः का मार्ग तो उसका क्या कहते बंद है, ठीक है। अल्सक में ऊपर और अधः का मार्ग बंद है, लेकिन तिर्यक गच्छ नहीं बंद है, तो वो तिर्यक गच्छित हो जाता है। अब तिर्यक का मतलब क्या होता है, तिरछा नहीं होता है तिर्यक का। तिर्यक का मतलब होता है कि जब वो आम आपके धातुओं में पहुंच जाए। दोषों की तिर्यक गति का मतलब होता है कि वो धातुओं में जाने लग रहा है। अब धातु में जाने का मतलब क्या है, जैसे तुम्हारा चैनल्स है, तुम्हारा आम, आम को हम किस तरीके से देख सकते हैं, आम को कई देखने का एक तरीका ये भी है कि आपका इम्प्रॉपर मेटाबोलाइज्ड जो फूड है, जो मतलब ऐसे मेटाबोलाइट बने जो ढंग से पके नहीं, जिसको बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर सकती, ऐसे कंपाउंड बने खाने के, और वो किसी तरीके से अगर ब्लड फ्लो में चले गए, पहले तो ब्लड फ्लो में जाएंगे नहीं ऐसी कंडीशन में, जो ऊपर की कंडीशंस में उसमें नहीं जा रहे थे, लेकिन मान लो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गए हैं और किसी तरीके से वो तिर्यक गति में हो गए। तिर्यक गति मतलब वो ब्लड फ्लो में जाके अब धातुओं में जाएंगे, तो धातुओं में जब जाएंगे तब वो बहुत क्या कहते हैं, अब कदाचित केवल हम शरीर दंडो स्तंभयति, तो वो शरीर को डंडे के समान स्तंभित कर देते हैं। और क्या कहते हैं, इसी को अकड़ जाती है, अकड़ जाती है, और इसी को दंडाल्सक कहते हैं, जो कि असाध्य डिसीज है। अब इसको और समझने के लिए कि जब कोई दोष तिर्यक गति करता है तो कहता है धातुओं में जाता है, और उस धातु को क्या कहते हैं, विकृति करता है। दंडाल्सक की कंडीशन में आम की मात्रा बहुत ज्यादा, देखो अति मात्रा है, तो उसमें क्या होगा, तुरंत एक्यूट में प्रॉब्लम आएगी और वो व्यक्ति एकदम चढ़ीमान हो जाएगा, एकदम डंडे के समान आ जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर इतना अंदर ब्लड फ्लो में अनमेटाबोलाइज प्रोडक्ट जा चुका है कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो असाध्य होकर निपट जाएगा, ठीक है। विरुद्ध अध्यशन अजीर्ण अशन शीलिन। अब क्या है, विरुद्ध जो व्यक्ति विरुद्ध आहार खाने वाला, अध्यशन करने वाला, अजीर्ण अशन करने वाले में शीलिन मतलब होता है कि प्रवृत्त हो गया है, मतलब उसकी उसकी रुचि हो गई, उसकी आदत हो गई, अभ्यासित हो गया है। शीलिन पुनर् आम दोष आम विषम इत्याचक्षते भिषज। ऐसे व्यक्ति को आम दोष होता है जो आम विष के जैसा दिखता है, जैसा लक्षण वाला होता है। विष सदृश लिंगत्वाद, विष के सदृश लिंग के मतलब उसके स्वरूप होता है। तत्म तत् परम असाध्यम, ये परम असाध्य होता है, साध्य नहीं परम असाध्य होता है। क्यों? क्योंकि ये आशुकारी होता है, आशुकारित्वाद विरुद्ध दोष क्रमत्वाद चेती। इसका कारण क्या है कि जो आम विष होता है, जैसे कि जो मतलब जो एक तो होता आम दोष जो थोड़ा मेटाबोलाइज हो सकता है, लेकिन जब वो इतना प्रकर्ष हो जाए कि वो आम विष में कन्वर्ट हो जाए तो दिक्कत क्या है, वो परम असाध्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो विष के लक्षण जैसा आशुकारी होता है, और दूसरा क्या होता है, विरुद्ध उपक्रम वाला होता है। जैसे कि विष की जो चिकित्सा होती है वो विष की तरह एक्ट करता है, विष की जो चिकित्सा होती है वो होती है शीतल चिकित्सा, लेकिन आम में आप शीतल चिकित्सा करेंगे तो अग्नि
कहता है वो उसको वैसे आपको पता है। वैसे वैसे कम है, और आप कम करेंगे नहीं, और क्या। तो इसी कारण जो जो विष की चिकित्सा होती है वो आम की चिकित्सा के अपोजिट होती है। तो इसी कारण विरुद्ध विरुद्ध दोष क्रमत्वाच्यति, इसीलिए वो विरुद्ध दोष क्रम के जैसा होता है, इसीलिए वो असाध्य होता है। ठीक है। हम्म। अब ये एक चीज ध्यान देखो, अजीर्ण में उसे कहते हैं जिसमें भोजन ना पचने पर भोजन किया जाए, जैसे दोबारा प्रातः भोजन काल का करेंगे। भोजन शाम तक ना पचे। ठीक है, प्रातः काल का इसमें द्वितीय काल में पचा हो तो ये, हाँ ये सब तो पता ही है। ठीक है, आम दोष का प्रभाव है। किसी कुछ अच्छा चिकित्सा। हाँ, मैं नीचे जा, हाँ ये नीचे जा। ये आ गया यहाँ पे, यहाँ पे हम्म। तत्र साध्यम आमम। अब क्या है, अब ये तो लक्षण की कहानी, निदान और लक्षणों की कहानी थी। अब क्या आएगा, चिकित्सा आएगी। तो तत्र हम्म। साध्यम आमम, अब इसमें से जो साध्य आम है, मतलब जब दोष कम हो, क्या कहते हैं, धीरे गति ना किया, या जो भी मतलब कंडीशन, व्यक्ति का बल ज्यादा हो, और भी मतलब मतलब जो भी फेवरेबल कंडीशंस हो। ठीक है, तो उस ऐसी जो साध्य आम होते हैं उसकी चिकित्सा के बता रहे हैं। तब तो साध्यम आमम प्रदुष्टम अलसीभूत उल्लेखेद आदौ। तो उसके अंदर प्रदुष्ट जो अलसीभूत क्या कहते हैं आम दोष है, यानी कि यहाँ अल्सक की चिकित्सा चल रही है। ठीक है, अलसीभूत किस में हुआ था, अल्सक में। तो प्रदुष्टम अलसीभूतम, तो अलसीभूत क्या कहते हैं आम दोष है, उसको पहले आदौ, आदौ आदौ का मतलब होता है पहले। आदो आदो अंतो वाला श्लोक याद है, क्या कहते हैं तक्षशिति में आता है, आदो अंतो बलवान ऐसे करके कुछ है। आदो का मतलब होता है पहले। उल्लेख याद, उल्लेख याद का मतलब होता है, उल्लेखन का मतलब उल्टी करना। ठीक है, लेकिन वमन हम्म। से थोड़ा अलग होता है। जैसे एक होता है अच्छा। वमन, एक होता है सद्य वमन। जो सद्य वमन होता है ना, जो बिना स्नेह स्वेदन के होता है, उसे उल्लेखन कहते हैं। मतलब कोई कभी कभी देखे हुए कि कभी कोई कहता है खाना पचा नहीं, तो लोग क्या करते हैं, उंगली पानी, डाल के उल्टी करा। हाँ पानी पी के उसमें नमक डाल के उसके पीते हैं, और क्या अच्छा। करते हैं उसको उल्टी करते हैं। तो इसका प्रॉपर मेथड भी है, प्रॉपर मेथड ज्योतिष चंद्र सरस्वती नाम के एक टीकाकार हैं, उन्होंने इसका प्रॉपर मेथड दिया है कि एक शराब, पानी में शराब अमाउंट होती है, वो कल्प स्थान में उसका है, मुझे एग्जैक्ट उसका नहीं पता। हम्म। एक हम्म। शराब में 2 पल नमक डाल के उसको पी हम्म। लो, और उसके बाद तुम्हें खुद ही उल्टी आ जाएगी, नहीं तो वही ये वाला 2 उंगली डालो, प्रेस करो, और हम्म। क्या कहते हैं, रिलैक्स आएगा, और उल्टी कर दोगे। तो जो तुम्हारा अंदर पड़ा हुआ था वो निकल जाएगा। ठीक है, हम्म। तो अमाउंट में मतलब तुम्हारा बहुत सारा दोष निकल गया। ठीक है, तो आदो उल्लेख्यात तो हो गया। कैसे करेंगे, पायतम स लवणम उष्णम वारी, किससे, लवण उष्ण वारी मतलब पानी वाला, वही जो तरीका बताया पानी वही वाला। है। ठीक है, हम्म। तथा स्वेदन, अब इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उस व्यक्ति का स्वेदन करेंगे, फिर वर्ती परिधान करेंगे। उसकी बॉडी में जैसे अब क्या है, पहले तो तुमने आम दोष निकाल दिया, अब अग्नि मंद है, तो उस अग्नि को थोड़ा स्टिमुलेट करने के लिए क्या करेंगे, स्वेदन करेंगे। और वेदन उसके अंदर करेंगे। से जो एक्स्ट्रा आम दोष है उसको निकालने के लिए, नीचे से ऊपर से तुमने निकाल दिया, अमाशय वाला तो निकल गया, एक पकवाशय वाला कैसे निकलेगा। तो उसके लिए क्या है, वर्ती परिधान, वर्ती परिधान करेंगे, जो गुदवर्ती होती है उसको लगाएंगे और हाँ। निकालेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ मैं दिखाना, शो करना, बताना चाहता हूँ कि एक तो होती बस्ती, एक होती वर्ती। जैसे आयुर्वेद में बस्ती को अनीमा मतलब मॉडर्न से अनीमा से कोरिलेट करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो हम्म। बर्ती है वो अनीमा से कोरिलेट करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ मतलब वो पक्वाशय या मतलब रेक्टम के बच्चे हाँ, वही जब जैसे हाँ एनीमा तब दिया जाता है जैसे विबंध वाली कंडीशन में दिया जाता है। हाँ, नहीं जैसे कि मैं बताता हूँ, एनीमा क्या करता है, रेक्टम से रिलेटेड मतलब जो टॉयल मतलब जो तुम्हारा मल है उसे निकाल देता है, मॉडर्न का एनीमा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। आयुर्वेद में का जो बस्ती होती है ना, जो प्रॉपर बस्ती होती है, वो क्या कहते हैं तुम्हारे नाभि से तक जाती है पूरी, पक्वाशय लमसम पूरा डोडनम से डोडनम तक बस नहीं जाती है, डोडनम से थोड़ी नीचे रहती है। जैसे ग्रहणी का जो स्थान है मेनली, वो नाभि से ऊपर है, तो वो नाभि से नीचे तक मतलब नाभि के बराबर तक के मतलब दोष होते हैं, उस वहां तक जाके वहां के दोषों को निकाल के ले आती है और वहां फायदा करती है ऐसे। तो ठीक है, तो
ये फर्क आता है। तो हमारा जो वर्ती है वो मेनली अनीमा है एक तरह का, ठीक है। वर्ती परिधान करेंगे, फिर अभ्या क्या कहते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, हाँ यही इसी प्रकार की चिकित्सा करेंगे। और इसके बाद क्या करें, आम जो दोष है अब उसका उपवास करके उसको ठीक करेंगे। मतलब तुमने पहले आम दोष सारा निकाल दिया, अब उपवास करो, मतलब उपवास लंघन करो, कराओ। ताकि वो बचा हुआ अग्नि तुम्हारी स्टिमुलेट हो और जो आम इधर उधर अभी बचा हुआ है वो ठीक हो जाए। ये अल्सक की चिकित्सा थी, ठीक है। अब विसूचिका की आते हैं। विसूचिका के अंदर पहले ही ऊपर और नीचे से टोटी खुली हुई है, उसके अंदर व्यक्ति क्या करेगा, उसका निकला मतलब निकल ही रहा है, तो अब क्या करेगा, पहले जब निकलने दो, उसको रोको मत। जैसे कि रक्तपित्त के अंदर दुष्ट रक्त को रोका नहीं जाता, वैसे रोका विसूचिका नहीं में जाता। स्तंभन चिकित्सा नहीं की जाएगी। लिखा नहीं है पर समझ लो कि नहीं की जाएगी, ठीक है। तो विसूचिका में भी रोका नहीं जाता है। तो और जब हो जाए, जब दोष प्रवृत्त हो जाए, तो उसके बाद क्या करेंगे, सर्वप्रथम लंघन कराना चाहिए। सूचिकायाम तू लंघनम आग्रे, आग्रे मतलब फिर वही सबसे पहले लंघन। अच्छा विरिक्त, आनंद, हाँ अगर अगर जैसे किसी को मतलब कि वमन और जो है अतिसार दोनों हो रहा है, हाँ हाँ, तो हमको विसूचिका ही समझना चाहिए उसको। मैंने कहा ना, निदान निदान देखो कैसा है, जरूरी नहीं है। लेकिन मेनली उसे उसे विसूच, अगर दोनों साथ हो रहे हैं तो विसूचिका ही एक तरह से समझो। लेकिन एक चीज और मैं बता देता हूँ, जरूरी नहीं है कि तुम स्तंभन करो ही मत। देखो कितना बल है व्यक्ति में, ठीक है। ऐसा है कि जब हम क्या कहते हैं वमन कराते हैं, विरेचन, वमन विरेचन में, तो 8 बार के 8 वेग होते हैं, पता है ना, हाँ, हार्ट बीट होते हैं। ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा वमन के 8 वेग के लिए भी स्नेह स्वेदन से व्यक्ति को मतलब परिपूर्ण किया जाता है, तो उसको बलिष्ठ बनाया जाता है, वो इतना हम्म, आसान नहीं होता है। और नॉर्मल वमन में फर्क होता है। तो फिर भी एक उल्टी की गिनती देखिए कि उल्टी कर रहा है, उसकी बॉडी निकल रही है, उसकी बॉडी ज्यादा डिहाइड्रेशन में जा रही है, तो स्तंभन करना पड़ेगा। अवस्थिक चिकित्सा इसीलिए अलग होती है, वहां युक्ति काम आती है। आप जहां तक हो सके रोको मत, जहां लगे कि हाँ अब बहुत अमाउंट में निकल चुका है, तब रोको। जैसे दुष्ट रक्त अगर निकल रहा है, किसी का बह रहा है, तो ऐसा थोड़े कि जाओ भैया हम तुमको छुबे नहीं करेंगे, तुम एकदम चाहे अपना 1 यूनिट खून निकाल दो, ऐसा नहीं है। उसको बहने दो, जब लगे कि हाँ अब तक ठीक था, अब ज्यादा हो रहा है, तब रोक दो, अपना स्तंभित चिकित्सा करो, ठीक है। वो भी मृदु स्तंभन चिकित्सा, जैसे कि वो आगे टाइम टू टाइम, जैसे कि कुटजारिष्ट होता है या और चीजें होती हैं, या छर्दी प्रति मतलब चिकित्सा के अंदर जो जो मतलब बताए आए जाएंगे, ठीक है वो। और क्या कहते हैं, सबसे पहले तो उसमें करना क्या है, जैसे स्तंभन करना कंडीशन जनरली नहीं है, लेकिन अगर अगर मतलब ज्यादा कंडीशन खराब जा रही है तब स्तंभन करो। अगर ऐसा नहीं है तो लंघन कराओ। इसीलिए आम दोष में कोई दवाई नहीं देनी चाहिए, सबसे पहले क्या कराना चाहिए, लंघन, ठीक है। क्योंकि आम दोष में कोई दवाई दोगे ना, तो जो शरीर आहार को नहीं पचा पा रहा, वो औषधि को क्या खाक पचाएगा। अगर ऐसी कंडीशन में अगर कोई दवाई दो तो रस औषधि, क्योंकि रस औषधि को पचने की जरूरत नहीं होती है। जो काष्ठ औषधियां होती है वो पचती हैं, लेकिन रस औषधि पचे बगैर काम करती है। रस औषधि का बहुत रोल होता है। पहले तो लंघन कराएंगे, लंघनम आग्रे, ठीक है। फिर विरिक्तश्च अनुपूर्वी, फिर विरेचन कराएंगे, ताकि क्या है कि अगर मान लो ऊपर के रास्ते से तो निकल गया होगा, अगर नहीं उसके बाद जो बचा हुआ है, कोई मल वल बचा हुआ है, तो उसे नीचे के रास्ते से निकालो, ऊपर के रास्ते से मत निकालो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत उल्टी कर चुका है। ऊपर के रास्ते से अगर तुम बहुत निकालोगे तो तुम्हारी वायु कुछ ज्यादा प्रकोपित हो जाएगी, क्योंकि वायु श्लेष्मा को कुछ ज्यादा ही फंसाती है। जो लोग गंजे होते हैं उनकी टाट देखना चिकनी होती है, कभी देखे हो, चिकनी होती है और टाट में। टाइट, टाइट यार, अच्छा हाँ, तो चिकनी होती है। जब श्लष्ण गुण आता है तो वहां वात और कफ दोनों की दृष्टि होती है, क्योंकि जब बाल झड़ते हैं तो पित्त और वात के कारण झड़ते हैं, लेकिन बाद वो में वो कफ की सीट के कारण वहां क्या कहते हैं, कफ धातु का जड़ीभूत हो जाता है, इसीलिए फॉलिकल्स डाई कर जाते हैं। ये ही सुंदरता है आयुर्वेद की, कि हम लोग को संप्राप्ति समझनी चाहिए। किसी दिन खालिद पालिद की संप्राप्ति समझाऊंगा, ठीक है, कि बाल कैसे उगाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फिर विरेचन कराएंगे, फिर विरिक्ता वश्चा अनुपूर्वी, अनुपूर्वी मतलब संसर्जन कर्म, फिर उसके बाद कराओ, ठीक है। ताकि संसर्जन कर फिर वो विलेपी विलेपी सब चीज करोगे तो धीरे धीरे उसकी अग्नि बढ़ेगी। बढ़ेगी। उसमें उपवास था,
यहाँ पे क्या कहते हैं, उपवास नहीं, उपवास है यहाँ, इसमें सबसे पहले उपवास है। उसमें पहले क्या था कि पहले निकाल दो, इसके अंदर पहले खुद ही निकल गया, इसलिए यहाँ उपवास सबसे पहले आ गया। वो सबसे आखिरी स्टेज उसमें जो उसकी सबसे थी, बाद में उपवास बोलते हैं। हाँ, सबसे आखिरी स्टेज इसकी सबसे पहली स्टेज है, ठीक है। आम प्रदेशेषु युतवन्न काले जीर्णाहार पुनर्दोष वलिप्ता अमाशय से। अब क्या है कि आम प्रदोष से व्यक्ति जो है उसको क्या है, जब उसका अन्न काल आ जाए, मतलब अन्न काल मतलब आहार खाने का समय आ जाए और उसका आहार जीर्ण हो गया हो, तो दोष का आमाशय से मतलब दोष अगर आमाशय में मतलब एक हूँ अगर आमाशय में, तो अगर मतलब जो तुम्हारा कोष्ठ है वो स्तिमित तो गुरु हो, मन में अभिलाषा मतलब ना हो, अन्न मन अन्न अभिलाषा हो, मतलब खाना खाने की इच्छा ना हो, तो तब तक तो फिर क्या करना चाहिए, कहता है दोष पाचनार्थ औषधि पाए तो दोष शेष पाचनार्थम औषधम अग्नि संदूषणार्थ। कहने का मतलब क्या है, तुमने ऊपर की चिकित्सा दोनों के अंदर कर दी, मतलब तुमने उपवास भी करा दिया, हर चीज कराया, लेकिन अब भी तुम्हें लग रहा है कि मेरा जो आशय है वो गुरु लग रहा है, क्या कहते हैं, अन्ना मतलब स्तमित लग रहा है, मतलब जकड़ा हुआ टाइप का हल्का हल्का लग रहा है, और खाना खाने की इच्छा नहीं कर रही है, मतलब तुम्हारी बॉडी में अभी भी आम है, ठीक है, अभी भी तुम्हारी बॉडी में आम है, तो क्या समझो, तो क्या करो, तो उसमें पाचन औषधि दो, मतलब तुम्हारी क्या अग्नि है वो थोड़ी स्टिमुलेट हो चुकी है, अब तुम पाचन दे सकते हो कि वो पाचन औषधि को पचा के फिर मतलब आम का पाचन करे, ठीक है। तो पाए तो दोष शेषा, इसलिए क्या है वर्ड आया यहाँ पे, दोष शेष, दोष शेष पाचनार्थ औषधम अग्नि संदूषणार्थम च, ठीक है, अग्नि संदूषण के लिए। न ते अजीर्ण अशनम, इसके बाद क्या नहीं करना चाहिए, कहता है अजीर्ण अशन नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि अगर थोड़ी सी भूख बढ़ गई है, मतलब आपने कर दिया है तो अब उसके बाद खाना ठूसने लगो, मत ठूसो, क्योंकि अभी तुम्हारी अग्नि खाना पचाने लायक नहीं हुई, इसीलिए हल्का सा पाचन औषधि दो ताकि वो पचाने लायक हो जाए, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जब ठीक हो जाए तो तुम्हें अग्नि ठीक लगने लगे, ढंग से शुद्ध मतलब भूख के लक्षण दिखने लगे जो, तब करो, ठीक है। शुद्ध भूख के लक्षण भी कहीं हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो कहीं भी ना कहीं आएंगे जरूर, ठीक है। अब इसका कारण यहाँ पे दिया है कि क्या कहते हैं, अजीर्ण वासन नहीं करना चाहिए, अगर किया तो क्या करोगे, आम प्रदोष दुर्बलो अग्नि, आम प्रदोष से जो दुर्बल अग्नि है, यद उपदोषम औषधम आहार जातम न शक्तम पक्तु, ये जो आम दोष से दुर्बल अग्नि है वो औषध और आहार दोनों को पचा नहीं सकती है, ठीक है, इसीलिए न शक्तम पक्तु, उसको पचाने में असक्षम, असक्षम है, सक्षम सक्षम का मतलब है कि पचा नहीं सकती। अपि च आम प्रदोष आहार औषध विभ्रम अति बलत्वाद उरत्वाकायाग्नि सहचा सह सहसवातुर बलम तापयेत। तो ये क्या है, जो आम प्रदोष होगा वो औषध के कारण मतलब विभ्रम होके और बहुत ज्यादा बलवान हो जाएगा, और क्या करते हैं उस व्यक्ति की जो अग्नि है उसको दबा के मतलब खत्म करके बुझा के, मतलब उसके व्यक्ति के जीवन का अंत कर देगा, ठीक है, मतलब मृत्यु कारक हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आहार मतलब ये सब कंडीशन के बाद भी, मतलब तुम उपवास कर लिए, अभी भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे कोष्ठ अभी भी सीमित है, तुम्हें मन नहीं कर रहा है, तो खाना मत खाओ किसी भी कंडीशन में, तुम पाचन औषधि थोड़ी ले लो, जब ढंग से तुम्हें भूख लगे, शुद्ध भूख लगे तब खाओ, अगर ऐसा नहीं करोगे और तुमने खा लिया तो फिर से वो प्रॉब्लम कहता रिपीट कर जाएगी, और इस बार और मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ठीक है, तुम्हारे मेटाबॉलिज्म की धप लगा सकता है वो। अब आगे, आंप दोष जानाम पुनः विकाराणाम अवतर्पणे नेव उपरमुख होती, जो आम प्रदोष है उसके कारण जो विकार होते हैं वो मेनली क्या कहते हैं, अवतर्पण, जो अवतर्पण चिकित्सा है उससे ही सही होते हैं, ठीक है। सती तवन अनुबंधे कृतम अवतर्पणानि व्याधि नाम निग्रहे, क्या है, अब इसके बाद अनुबंध में जो, जैसे पहले तो तुम्हें प्रधान चिकित्सा कौन सी करनी है, अवतर्पण की, समझ रहे हो, ठीक है, वो प्रधान चिकित्सा है। उसके बाद अनुबंध में जो व्याधियों की चिकित्सा है वो करो, ठीक है, व्याधि निग्रह की जो चिकित्सा है, जैसे कि अगर वात है तो वात की चिकित्सा करो, पित्त है तो पित्त की चिकित्सा करो, ठीक है, वो चीजें, तो वो क्या कहते हैं ऐसी चिकित्सा जो अवतर्पण जन्य हो और क्या कहते हैं दोष विपरीत हो, ठीक है, निग्रह निमित्त विपरीतम
विपरीतम आपस्य औषधम मात आतंक आतंक विपरीतम एव औचारयेत यथास्वम। ठीक है, तो निमित्त का मतलब क्या है, जो उसका निमित्त मतलब जो निदानिक का विपरीत है, मतलब जो उसके निदान है, जो मेनली जो तुम्हारे आम प्रदोष के निदान है, उन सबके विपरीत औषध, और आतंक विपरीत औषध, आतंक वही जो डिजीज है उसके विपरीत औषध का यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। सर्व विकाराणाम च निग्रह हेतु व्याधि विपरीत औषधम इच्छन्ति कुशला तदर्थकारी। जितने भी प्रकार के विकार होते हैं उसके निग्रह यानी उसकी चिकित्सा का साधन क्या होता है कि हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, मतलब निदान की भी चिकित्सा करो और उसके बाद जो व्याधि की स्पेसिफिक कंडीशंस आ रहे हैं उसकी चिकित्सा करो। ठीक है, मतलब कोई भी संप्राप्ति को टैकल करने का तरीका क्या है, पहले तो उसका निदान पकड़ो, उसको खत्म करो एक तरफ से, दूसरी तरीके से जो उसका मतलब जैसे मान लो कि ये जैसे कि मेरा ये एंड निदान है और ये एंड क्या कहते हैं लक्षण है, मतलब आखिरी एंड है संप्राप्ति का, ये शुरुआत है, एंड है। एक तरफ से इसको पकड़ो कि मतलब इसको पकड़ के मतलब निदान परिवर्तन करो, इसके जो इसके अंदर दोष है जो प्रकोपित हुए हैं उसकी चिकित्सा करो, और दूसरी तरफ से क्या करो कि जो यहाँ पे लक्षण उत्पन्न हो रहे इसके विपरीत चिकित्सा, मतलब अगर मुझे भ्रम हो रहा है तो भ्रम नाशक दवाई, छर्दी हो रही है तो छर्दी नाशक दवाई, तो जैसे छर्दी हो गई तो छर्दी में आम आता है तो आम की जैसे चिकित्सा और छर्दी की विपरीत चिकित्सा दोनों करो, इस टाइप से चलाओ। ठीक है, यही क्या कहते हैं चिकित्सा का नियम है, ये हर जगह चलता है। विमुक्त आम प्रदोषस्य पुनः परिपक्व दोषस्य दीप्ते चा, कहता है आम दोष से, कहता है जब पुनः जब आम दोष से मतलब जब व्यक्ति विमुक्त हो चुका होता है, उसके दोष परिपक्व हो चुके होते हैं, दीप्ते चा अग्नि, उसकी अग्नि जब प्रदीप्त हो गई होती है तब क्या करना चाहिए, मतलब तुम्हारी सारी चीजें सही हो गई, अब क्या है एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स, जो मतलब तुम्हारा अच्छा पेशेंट है बहुत, उसको तुम दे सकते हो। तो उसके शरीर को बलिष्ठ करने के लिए जो आम की वजह से उसके शरीर में दिक्कतें आई थी उस सबको तुमने तो कर दिया, उस सबको तो तुमने ठीक कर दिया, लेकिन जो उसकी बॉडी को हानि पहुंची है, जो डिलीटीरियस इफेक्ट आया है, उसको कैसे सुधारोगे, तो उसके बाद क्या करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए, आस्थापन और अनुवासन करना चाहिए। बस्ती कभी भी क्या कहते हैं अजीर्ण की कंडीशन में बस्ती नहीं दी जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, चाहे वो निरूह हो चाहे अनुवासन हो। एक कैच है वैसे, एक चूर्ण बस्ती या रुक्ष बस्ती होती है वो दी जाती है। ठीक है, तो वो उसके अलावा तुम्हें ये सामान्य है, मतलब वो कहीं पूछेगा नहीं चूर्ण बस्ती का, कहीं बहुत स्पेसिफिक कहीं मेंशन करे तो बात अलग है, वरना पूछेगा नहीं। ये सामान्य नियम है कि क्या कहते हैं स्थापन और अनुवासन बस्ती अजीर्ण में नहीं दी जाती है। ठीक है, तो जब अजीर्ण की कंडीशन हट गई तब ये देना है। अभ्यंग का भी कहानी ऐसा है कि अभ्यंग के अंदर भी अग्नि मंद रहती है, तो शरीर की पांच का अग्नि जो तुम्हारी आलोचक पित्त है, जो भी तो मतलब है वो भी मंद रहता है, तो जो यहाँ की भी अग्नि है वो भी मंद है, इसीलिए अजीर्ण की कंडीशन में न स्नान करना चाहिए, न अभ्यंग करना चाहिए, न बस्ती देनी चाहिए। ठीक है, तो चा अभ्यंग आस्थापन अनुवासनम विधिवत का इनका विधिवत प्रयोग करो। जब ये सब चीज कर लो फिर क्या करो, स्नेह पानम चा युक्त्या प्रयोज्यम समीक्ष्य, उसके बाद शरीर की अच्छे से शुद्धि हो गई, वात दोष जो होता है और जो और दोष होते हैं जैसे क्या कहते हैं जो अभ्यंग है वो शरीर के बाहरी तरीके तरफ से मतलब शरीर को बलिष्ठ करेगा, और जो स्थापन अनुवासन है वो शरीर के अंदर के जो दोष हैं जो इधर उधर प्रकोपित हुए हैं इधर उधर उसको ठीक कर देगा। और स्थापन अनुवासन को जब कॉम्बो में चलाते हैं तो वो शरीर का बल बढ़ाता है जब चलाते हैं ना, क्योंकि निरुवात को शुद्धि करता है और अनुवासन क्या करता है, वो क्या कहते हैं वात की शुद्धि के साथ साथ बलिष्ठ भी बनाता है, और दोनों एक दूसरे को काउंटर मेजर करके, जैसे बताया था ना गुरु लघु आहार जिस तरीके से एक दूसरे को पचाने में मदद करते हैं, वैसे ये भी पचा मतलब दोनों को काउंटर मेजर करके फायदा देते हैं, शरीर में बल की उत्पत्ति करते हैं। इसके बाद क्या करो, स्नेहपान करो उसके और बलिष्ठ बनाने के लिए। ठीक है, स्नेहपान तो वैसे भी आयुर्वेद में फेमस है, स्नेह का प्रयोग करना। च युक्त्या प्रयोजन समीक्ष्य दोष भेषज देश काल बल शरीर आहार सात्म सत्व प्रकृति वय साम अवस्था अंतराण विकारांश सम्यक गति। जब ये सब चीज करोगे तो फिर क्या है कि दोष औषध इन सब चीजों से क्या है, इनके अवस्था भेद के इन चीजों को देख देख के जो और तुम्हें विकार लग रहे उसके हिसाब से
चिकित्सा करो और ऐसी चिकित्सा करो कि जो दोषों की सम्यक गति हो, जो गति हो सब सही हो, वो सब सही जगह आ जाए, ठीक है। इसीलिए वैसे मेनली अनुवासन और स्थापन लिखा है, क्योंकि मेनली वो बात दोष की शुद्धि कर देता है, तो दोष अपने स्थान पे आ जाते हैं, उसके बाद स्नेहपान से और चीजें सही हो जाती हैं। अब इसके बाद क्या है, भवती चात्र आहार विधि आयतनानि चा अष्टो सम्यक आहार परीक्षात परीक्षातम अहितम विद्यात। जो अष्टाहार विधि विशेष आयतन है उनकी परीक्षा करके उनका हितकर मतलब प्रयोग करे। अन्यश्च कश्चित हस्ति मार्गो वित्तोपयोगेश्च भजतम न च। इसके अलावा कोई भी हितकारी मार्ग ऐसा है नहीं जिसके बारे में क्या है उसको मतलब कोई करने का फायदा नहीं है। यहाँ एक्चुअली क्या है, ये पथ्य की महत्वता बता रहा है कि जो आपका आहार है जब वो पथ्य होता है तभी वो आपकी किसी भी चिकित्सा में फायदा देता है। अगर आप इस चीज का ध्यान दिए बगैर चिकित्सा करे जा रहे हैं, आप अपने आहार को नहीं सुधार रहे हैं, आहार के अष्टाहार विधि विशेष आयतनों को नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो क्या है आपको प्रॉब्लम आएगी, आपकी चिकित्सा सफल नहीं होगी, ठीक है। ये पथ्य का महत्व है। अशीतम खादितम पीतम लीडम च का विपच्यते। अब यहाँ पे जो शिष्य गण है जो क्या कहते हैं अग्निवेश के, सॉरी आत्रेय के, वो पूछ रहे हैं कि अशीत खादित पित्त लीड ये जो है ये 4 प्रकार के हर पथ्य, प्रकार की। उसको कौन पचाता कौन है। ए तत्वम धीरम पृछन, ये मतलब क्या है, बुद्धिमान मतलब उनसे उनके बारे में बताया गया अग्निवेश के बारे में कि उनसे पूछा इन लोगों ने, पृच्छस्व पूछा गया, ठीक है। इत्यग्निवेश प्रमुख शिष्य पृष्ठम पुनर्वसु, ये पूछा गया। अचक्षसे तत्सेव्याम यत्तः विपच्यते। कहाँ पाचन, फिर उन्होंने दोबारा ये पूछा कि पाचन होता कहाँ पे है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बताया, वो बता रहे हैं अब। नाभि स्तनांतरम जंतो जंतो जंतुर आमाशय इति स्मृतः। जो नाभि है और जो दोनों स्तन है, जो दोनों स्तन के अंतर मतलब जो एक दोनों स्तन के बीच की लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, उस लाइन से लेकर नाभि तक का जो स्थान है उसे आमाशय कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही जो तुम्हारा अशीत खारित पीत लीड चातर ये सब चीजें है, इन सब का पाचन होता है। मतलब जो आहार का पाचन होता है वो अमाशय में होता है, स्टार्टिंग वही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्या है, ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है कि अमाशय की स्थिति जो सरफेस मार्किंग दी है क्या कहते हैं चरक ने, वो नाभि स्थानांतर बताया है। नाभि जिले के दोनों स्तनों के बीच की लाइन ड्रा करके उस बीच में ये स्तन है, इनके बीच एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो इतना हिस्सा समझ होता गए। है उतना, ठीक है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंसेप्ट ये है कि अगर देखा जाए जो चरक थे वो क्रिया शारीरिक विभाग के ज्यादा थे, मतलब उन्होंने दोषों की सब चीजों की फिजियोलॉजिकल एंटिटीज का ज्यादा ज्ञान दिया है क्योंकि वो काय चिकित्सक थे। तो यहाँ पे उनका ये कहने का मतलब एक्चुअली क्या है कि यहाँ रीजन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं तुम्हारा आता स्टमक, तो अमाशय सिर्फ स्टमक नहीं होता है, लीवर भी आता है। तो लीवर में भी अपक जो जैसे तुम्हारा जो आहार पच जाता है तो जो ब्लड तुम एब्जॉर्ब कर लेता है उस आहार को, तो उसके बाद वो जो ब्लड है वो लीवर में जाता है, फिर वो लीवर में प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एक अपक को आहार लीवर में आया, फिर वहां पे उसका पाचन हुआ, तो वो भी एक तरह का आमाशय ही है, ठीक है। यकृत भी एक तरीके से फिजियोलॉजिकल आमाशय है जो एक तरीके के आहार का पाचन कर रहा है। इसीलिए दो प्रकार के हमारे पाक होते हैं, अवस्था पाक और निष्ठा पाक, ठीक है। चलो, अमाशयगतं पाकम आहारम प्राप्यम केवलम पक्वम सर्वाशयम पश्चादन नहीं भी प्रपच्यते। तो सारे जो बताया कि जो सारे अशित पित्त खारिज है ये अमाशय में आके पचते हैं, पहले प्राप्त होते हैं सारे के सारे, फिर उसके बाद सभी जगह जाके वहां पे वो कहते हैं वहां की जो अग्नि है उनको पचाती है, ठीक है। यही तस्य मात्रावतो लिंगम फलम च उक्तम यथा यथम अमात्रस्य तथा लिंगम फलम च उक्तम विभागश। मात्रावत आहार के लिंग क्या है ये सब बता दिया है यथायथ। अमात्रा के आहार आहार करने के लिंग क्या है, उसके फल क्या है वो भी बता दिया है विभाग विभाग से कर करके, ठीक है। इति अग्निवेशिकृते तंत्रे चर प्रतिसंस्कृत विमान स्थाने त्रिविध कुक्षी विमान अध्याय नाम इति अध्याय, ठीक है। अब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया और इसके रिलेटेड अब अगली क्लास में संस्कृत वाला जो रिमेनिंग प्रकरण था उसे पढ़ा उसको करेंगे, उसको ध्यान देंगे, ठीक है।
अब कुछ चीजें मैं प्रैक्टिकल चीजें बता देता हूँ जो मैंने देखी हैं। देखो, जो अग्नि है, अग्नि में 3 तरह के दोष होते हैं, श्लेष्मा, क्या कहते हैं, पित्त, और कहता है वायु। इसमें वायु बहुत प्रधान काम करता है, क्योंकि आज के टाइम में वायु कुछ ज्यादा प्रकोपित रहती है। वायु को शांत करने के क्या क्या तरीके हैं? अगर जो अभ्यंग अभ्यंग आदि ये भी तरीके होते हैं, जो अगर मान लो सिर्फ वायु प्रदोष है किसी कारण से, अगर किसी दोष में, जैसे आम प्रदोष है लेकिन तुम्हारा उसके अंदर अजीर्ण जब ठीक कर लो तो तुम्हें लगे कि अब आम बात के कारण जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें अभ्यंग अभ्यंग आदि ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। और एक चीज और, आयुर्वेद में तुम्हें पता है कि कहता है, ये बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा है। शाम का खाना खा के सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठाया था, ताकि खाना जो पचा हुआ हो उसको रात के जो आखिरी मतलब आखिरी पहर होता है रात के, उसके बाद प्रवृत्त होता है तो आराम से निकल जाता है, इसलिए उसको तुमने कहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, रात का खाना अगर ढंग से पचा नहीं है तो सोने को कहा है, कि अगर रात का खाना तुम्हारा ढंग से नहीं पचा हो तो तुम सो जाओ, उसको उठो मत। क्योंकि अगर तुम उठे तो वही खाना होगा वो अब अजीर्ण हो जाएगा, और क्या होता है, वो पचेगा नहीं ढंग से। क्योंकि अगर तुमने रात का खाना बहुत ज्यादा खाया है और तुम रात को सोए नहीं हो, तो उसका सुप्त पाक होता है, मतलब अम्ल पाक में भी सुप्त पाक, मतलब और खराब होता है। इसीलिए जो लोग रात को मसालेदार खाना खाते हैं या फिर भारी डाइट खाते हैं और ढंग से सोते नहीं टाइम से, तो उन लोगों में क्या होता है कि उन लोग को अजीर्ण के साथ साथ अम्लपित्त बहुत होता है, क्योंकि उनके बॉडी में सुप्त पाक चल रहा है, उनके अंदर अम्लता बहुत ज्यादा आ जा रही है, जो बहुत दोष को, मतलब आम के साथ साथ बहुत ज्यादा और दोषों को क्रिएट करती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये चीज ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ा निदान है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। चलो भाई, और कोई डाउट है तो ठीक। पूछ लो। नहीं। चलो ठीक है चलो भाई, कल रखता हूँ। मिलते हैं। ठीक है ठीक भाई, ठीक। ओके। ओके।